सुरेमन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चाचा, सामान जल्दी समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना आरंभ कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूतों में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दी है। हमारे लिए वो बक्सा दुकान ही तो थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप दूसरे से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है, इसीलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस व्यक्ति ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, नहीं कर सकता मैं अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब जब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर दो ना, रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, जब आप बोल रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपये का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे मेरे पास नहीं हैं, आज ज़्यादा काम भी नहीं किया है, कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो, कहता हुआ वो एक ओर चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी वो पहने हुए था। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से बोला भी, चाचा ये आपको कुछ अजीब नहीं लगा? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए चाचा। फिर इधर उधर की बातें होती रही और मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफार्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा ज़मीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोज़ाना सुबह सवेरे ही निकल जाते और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम दोनों में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस व्यक्ति की वजह से शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटा सा पॉलिश करने का सामान रखने का बक्सा और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात में साइकिल चलाने की, तुम्हें डर लगता हो तो बताओ। हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे में भी हंसी आ गई। मुझे डर लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था, जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा, मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। हाँ हाँ, रमजान चाचा हंस पड़े और बोले, बेटा मैं हूँ ना, मुझे भूत पिशाचों से डर नहीं लगता, मुझे तो मंत्र तंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। चाचा, मुझे डर लग रहा है, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ दी। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था।
सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी अधिक सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा के बिरादरी की थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने अंतरजातीय संबंध को तोड़ते हुए विवाह कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई थी और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया था। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग झगड़ा समझते थे। चाचा, आपने उस भूत और चुड़ैल की बात तो सुनी ही होगी? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती है ये बातें? उन्होंने मुझसे ही प्रश्न किया। मुझे तो सच्ची लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो दोनों में और वे लड़ने को रात में बाहर निकलते हों। हाँ हाँ, फिर एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसकी रोने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नज़दीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल जोर से पकड़ रखी थी, जिस कारण साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ गया और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक तिल्ली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी की कब्र थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में हैं, भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्तों को पीछे से पकड़ रखा था। उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था मैं। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगहों से खून बहने लगा था, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था, लाल लाल आँखें, काले कपड़े पहना हुआ, फटा हुआ कम्बल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज़ ठीक उसी तरह मिल रही थी जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाज़ें सुना करता था। उसने कम्बल में कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी कि जरा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में इस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते हुए पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयंकर दुर्गंध निकली जो मेरे मस्तिष्क में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चपोता हुआ। अत्यंत ही डरावना चेहरा था उस शख्स का। क्यों रामलाल काका? सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो व्यक्ति कुछ पलों के लिए ठिठक गया।
उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमज़ान चाचा से जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं कि ये कौन है? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही उचित होगा। मैं बताता हूँ ये कौन था। तुम जिस भूत और चुड़ैल की बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये पागल बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, जो आज भी मानता है कि उसका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज़ शाम को ही यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे यहाँ से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमज़ान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। तभी किसी औरत की आवाज़ गूंजने लगी। सामने अपनी छत बिछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई थी। कुल मिलाकर डरावना और भयंकर चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमज़ान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज़ ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था, रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन, मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयंकर हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई राजन हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मैं ज़ोर से चिल्लाया। मतलब कि वो पागल व्यक्ति मेरा पिता था। मन ही मन सोचा, मैं आज तुमसे स्टेशन में भी मिला था। उस काले साए नुमा शख्स ने हाथ में ठीक वैसा ही 100 का नोट दिखाता हुआ बोला, मैं ही तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। मेरा माथा ठनका। हो या ना हो, वही शख्स है ये जिसने मुझे शाम को 100 रुपये का नोट दिया था। पर मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैंने उस डरावने भूत के सामने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है तुम्हें। मुझे और मेरी रेहाना को मारकर अलग अलग दफना दिया गया है। अभिमंत्रित कर हमें बांध दिया गया है। हम मिल नहीं सकते, इसलिए रात में कब्र से बाहर निकलकर रोजाना मिलने की कोशिश करते हैं, पर मंत्रों की शक्ति के कारण मिल नहीं सकते। मेरी मदद करो छोटे भाई, हमें मिलने में मदद करो। मेरी आत्मा पिछले 10 सालों से भटक रही है मुक्ति को। हमें आज़ादी दे दो भाई, हमें आज़ादी दे दो रमज़ान चाचा। कहता हुआ वो भूत घुटनों के बल बैठ गया। तभी रेहाना की रूह सामने आ गई। अचानक ही तेज चिंगारी निकली जिससे दोनों को अलग अलग कर दिया। रेहाना की रूह दूर जा गिरी। मेरे साथ इस जवानी ने अन्याय किया था। क्या हमें साथ रहने का हक नहीं था? हमें बेरहमी से सारे लोगों के सामने पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। मैं चाहता तो अपनी रूहानी ताकत के बल पर बदला ले सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि हमारी बलिदानी व्यर्थ चली जाए। मैं चाहता था कि मेरी बलिदानी के बाद समाज में आपसी भाईचारगी बढ़े, लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े, लोगों के मन से जातिगत भावना मिटे,
लोग एक दूसरे को मजहब के बजाय इंसानियत से पहचाने। लोगों को हमें मार कर भी मन नहीं भरा तो तांत्रिकों की मदद लेकर उन्होंने मेरी अदृश्य शक्तियाँ हम दोनों के बीच पैदा कर दी कि आज तक हम मिल नहीं सके। मरने के बाद भी हमारी रूह मिलने को भटक रही है। हमें आज़ादी दिला दो भाई, कहता हुआ वो शख्स अदृश्य हो गया। रेहाना की रूह भी अदृश्य हो गई। हम सारी बातें समझ चुके थे। मैंने अंधेरे में टटोला तो रमजान चाचा मेरे पीछे ही खड़े थे। वे भी स्तंभ थे कि इतना कुछ जानने के बाद भी मैं आज तक कुछ नहीं जान पाया था। क्या हुआ था उनके साथ? रमजान चाचा वहीं घुटनों के बल बैठकर अपने खुदा को याद किया। आंखें बंद करके ऊपर वाले से दुआ मांगी और मंत्रोच्चार करने लगे। दिए की रोशनी लेकर वो पागल बाप भी सामने ही बैठा था। हमारा पागल बाप। जैसे जैसे रमजान चाचा मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे ही वहाँ अजीब घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ मिनटों के बाद ही वहाँ एक तेज रोशनी प्रज्वलित हुई, एकदम सफ़ेद। मैंने स्पष्ट रूप से देखा एक पतली सुनहरी किरण दोनों कब्रों से बाहर निकल रही थी और एक जगह मिल रही थी। दोनों किरणें एक होने के बाद सफ़ेद धुएं में बदल गई और हमारे चारों ओर घूमने लगी और विलुप्त हो गई। उस पागल ने अपने हाथों से रमजान चाचा को थामा और मुझे पकड़कर कब्रिस्तान से बाहर की ओर ले जाने लगा। उस अंधेरे में भी उसे कब्रिस्तान के रास्ते का बखूबी अभ्यास था। कल फिर सुबह मैं और रमजान चाचा स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे विश्वास था कि आज के बाद कब्रिस्तान के भूत का खौफ लोगों के मन से मिट जाएगा। भूत और चुड़ैल की लड़ाई के किस्से भी सुनने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।